वालेकुम सलाम मानिया, वेलकम बैक। ओके, तो मैंने आप लोगों को सवाल दिए थे, यानी एक तो वो इलेक्ट्रॉनिक क्विज था जिसमें आपके कितने आंसर सही हुए? सारे सही हुए या वही नहीं? हाँ, दो हैं। नहीं, वो दो अलग अलग थे, वो कंटिन्यूशन में थे। चलो एनीवेज, बट क्या आप लोगों ने पहला वाला सही हो गया ना? चलो सही है, दूसरा भी देख लेना। डिविडेंड में मिस्टेक होगी तो अच्छा देखो, मैंने जानबूझ के उससे सवाल बनवाया ताकि आपको रिक्वायरमेंट की समझ आए कि वो पूछ क्या रहा है, फॉर द ईयर का मतलब क्या होता है, गेन का मतलब क्या होता है, ताकि हम उसमें नहीं गलती करें। क्योंकि एमसीक्यूज आते हैं, उसमें कैलकुलेशंस होती हैं, वो फ्री के नंबर होते हैं। तो उसमें अगर आपने रिक्वायरमेंट सही पिक कर ली ना तो आपको मुफ्त के नंबर मिलेंगे, सिर्फ कैलकुलेशन बेस है वो। अब मतलब अगर मैं पूछूँ यार पूरे साल कितना कमाया सिक्योरिटीज़ पे, तो उसमें तो कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या जाएगा, उसमें भी कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई का मॉडल है तो प्रॉफिट एंड लॉस में सिर्फ क्या जाता है, डिविडेंड इनकम, उसके अलावा कुछ भी नहीं जाता। और मैं आपसे पूछूं कि भाई मेरे ओसीआई रिजर्व में कितना बढ़ा हुआ होगा, तो बोले कि आज तक बताऊंगा मैं, क्योंकि रिजर्व का मतलब है एज एड, फॉर द ईयर का मतलब है सिर्फ ओसीआई। क्लियर है? बिल्कुल। चलें, अब ज़रा हम इसको आगे लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये वाला इसका सोल्यूशन भी शेयर कर दिया था मैंने कल रात को ही, शेयर कर दिया। नहीं, अब हम ये कह रहे हैं कि सारे के सारे शेयर्स जो है ना 31 दिसंबर पे बिक गए, तो जब शेयर्स बिकेंगे तो आप बैंक में पैसा ले आएंगे, एग्री? और इन्वेस्टमेंट जितने पे होगी वो क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी, और बाकी गेन या लॉस आ जाएगा, वो भी ओसीआई या पीएनएल में जाएगा, जो भी मॉडल है। पहले गेन रिकॉर्ड करेंगे और फिर भेज देंगे। सही है, सिंपल। अच्छा, मजे की बात तो ये है कि आपके कोर्स के अंदर डिस्पोजल है नहीं, आपके कोर्स के अंदर डिस्पोजल है ही नहीं, सिर्फ खरीदना है, मार्क टू मार्केट करना है, रिपोर्टिंग तक लेके आना है। मैंने सिर्फ फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस मैंने ऐसे ही डाल दिया था। मैं इसका वीडियो सोल्यूशन भी दे दूंगा, जो ये क्विज था ना इसका वीडियो सोल्यूशन भी आज आपको मिल जाएगा, पीडीएफ दे चुका हूँ, वीडियो सोल्यूशन आज दे दूंगा इसका। क्लियर है? सही है, ऑनलाइन में तो जल्दी बता दो। ओके, अब हम जरा खतरनाक चीज पे चलते हैं जो कि है डेट सिक्योरिटीज। अच्छा, वैसे आप रियल लाइफ में जाएंगे तो आप यूजुअली जब किसी बैंक का ऑडिट करेंगे या किसी कंपनी में, लिस्टेड कंपनी का ऑडिट करने जाएंगे या किसी ऐसी बड़ी कंपनी में जाएंगे और वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट पे होंगे, तो आपको पता लगेगा कि जो कंपनीज बहुत सारा पैसा रख के बैठी हुई होती है ना, वो या तो सामने वाली कंपनी में किसी और कंपनी में शेयर्स खरीद लेती है, या तो उसकी डेट सिक्योरिटीज खरीद लेती है। अच्छा, मैंने आपको पहली क्लास में इसके बीच में फर्क सिखाया था। फर्क ये था कि अगर मैं ऐसा इन्वेस्टर हूं कि जिसको फेयर वैल्यू का चक्कर नहीं पालना कि मेरी वैल्यू कम हो जाएगी, इन चीजों से बचने के लिए वो कौन सी सिक्योरिटी में जाता है? और आपको एक और चीज सिखाई थी, डिविडेंड मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं है, इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा, फिक्स है। तो अगर मैं ऐसा इन्वेस्टर हूं कि मुझे फिक्स रिटर्न चाहिए, तो मैं कौन सी सिक्योरिटी में पैसे डालूं? यानी मैं किसी को उधार दे दूं, यानी वो अभी भी मुझे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इशू करेगा, बट वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मेरे लिए फाइनेंशियल एसेट होगा, बिल्कुल होगा, पर वो इक्विटी सिक्योरिटी होगी, राइट टू रिसीव कैश होगा, राइट टू रिसीव कैश होगा। और सामने वाले के लिए इक्विटी होगी, फाइनेंशियल लायबिलिटी, फाइनेंशियल लायबिलिटी। तो वो अपनी फाइनेंशियल लायबिलिटी की अकाउंटिंग करेगा, मैं अपने फाइनेंशियल एसेट की अकाउंटिंग करूंगा। तो सर अब तक जो हमने किया था, क्या वो फाइनेंशियल एसेट की अकाउंटिंग नहीं थी? पर वो था शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी, जिसमें कितने मॉडल थे, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। वो दो चीजें सीखी। आज हम टेक्निकल एरिया में घुसने लगे, तभी मैंने थोड़ी क्लास की लेंथ भी अच्छी खासी रखी है ताकि हम इसको अच्छे से ग्रैब करें और 2-3 सवाल क्लास में प्रैक्टिस कर लें। एग्रीड है? चलें, हम जरा एक सिचुएशन बनाते हैं इसमें। मैंने कहा अगर मैं एक इन्वेस्टर हूं और मेरे पास पैसा मौजूद है, तो मैं बैंक के पास जाऊंगा। किसके पास जाऊंगा? बैंक के पास। अच्छा, इशूअर पे हम आते हैं। जैसे इन्होंने पूछा कि सर इशूअर की अकाउंटिंग हम एक साथ करेंगे। अभी हम किसकी सीख रहे हैं? इन्वेस्टर की। इन्वेस्टर में कौन सी सीख चुके हैं? इक्विटी सिक्योरिटीज। कौन सी सीख रहे हैं अभी? डेट सिक्योरिटीज। भाई ये क्लियर होना चाहिए। आखिर में तुम्हें मैंने बोला भी है कि एक ही पेज की समरी मिला करेगी वीडियो के साथ, वो पूरा रिवाइज करा देगी आपको चैप्टर, और मैं बोलता भी रहूँगा, वो रिवीजन होता भी रहेगा। चलें आगे। मैंने कहा अगर मेरे पास पैसा मौजूद है, मैं बैंक के पास जाऊंगा। बैंक के पास, बैंक है बीच में ब्रोकर। बैंक को मैं कहूँगा मुझे कोई ऐसी कंपनी ढूंढ के दो जिसको पैसे चाहिए, क्योंकि वो कंपनी भी बैंक के पास आती है।
कि मुझे ऐसा बंदा ढूंढ के दो जिसको पैसे देने हैं। यानी बैंक एक मीडिएटर है जो सौदा कराएगा कितने लोगों के बीच में, इन्वेस्टर, इशूअर, बीच में ये एक मिडिल पार्टी है। अच्छा, अब मुझे क्या पता कि यार किसको मार्केट में कितने पैसे चाहिए, तो बीच में कोई तो बंदा होगा ना जिसके पास ये खबर आती होगी, वो बैंक है। वो डेट सिक्योरिटीज जो है वो ट्रेड करवाता है, आपस में सेटल करवाता है। तो लेट से मैं बैंक के पास गया, मैंने बोला बैंक भाई मुझे जो है पैसे डालने, मुझे कोई ऐसा बंदा बताओ या ऐसी कंपनी बताओ जो अपनी डेट सिक्योरिटी इशू करना चाहे, यानी उधार लेना चाहे, यानी वो कागज़ के पन्ने पे लिख के दे कि मैं डिबेंचर इशू कर रहा हूं, एक डिबेंचर इतने का है जिसपे मैं सूद इतना दूंगा। अच्छा, आपका सवाल होगा सर पैसे डूब भी तो सकते हैं, वो पैसे वापस ना करे। वो पैसे वापस ना करे तो वो पता है क्या करता है, जब लोगों से उधार लेता है ना, अपने एसेट गिरवी रखवाता है, उस पर चार्ज क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है, मॉर्गेज क्रिएट होता है, चार्ज क्रिएट होता है, वो सारी लीगल डॉक्यूमेंटेशन होती है, तब जाके मैं उसको पैसे देता हूं। अच्छा, मैं कौन हूं, इन्वेस्टर, वो कौन है, बीच में कौन है, बैंक। अच्छा, बैंक क्या करेगा, बैंक के पास एक बंदा आएगा, वो इशूअर है, वो बोलेगा भाई मैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इशू करना चाहता हूं, एक कागज का पन्ना जो लीगल पन्ना होगा। मैंने कहा उस पर क्या लिखा हुआ होगा, वो बोलेगा भाई उस पर लिखा हुआ होगा या तो डिबेंचर या तो टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट, कोई भी नाम दे दो, डिबेंचर कह दो, टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट कह लो, बॉन्ड कह लो। उसके जो असल मतलब है वो एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, कागज का पन्ना, जो कि एक सबूत है कि इन्वेस्टर ने इसको पैसे दिए हैं। भाई अगर मैं ये कह रहा हूं कि भाई मेरा इन पैसों पे राइट है, मैंने उसको पैसे दिए हैं, तो उसका कोई सबूत होगा ना। वो सबूत क्या है, वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, वो फाइनेंशियल, उस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे या तो डिबेंचर कह लो, या तो बॉन्ड कह लो, या तो टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट कह लो। ये इंटरचेंजेबली नाम यूज होते हैं, जो भी नाम दे दो, पर वो इंस्ट्रूमेंट कौन सा होगा, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। और उसके लिए क्या होगी, लायबिलिटी। पहले बता दो ऑनलाइन वालों, आप सब बेसिक आइडिया क्लियर होता है, क्योंकि पहले तो बेसिक्स क्लियर होने चाहिए कि उस इंस्ट्रूमेंट का क्या मतलब है, इस इंस्ट्रूमेंट का क्या मतलब है। अच्छा, ये वो वाला बॉन्ड नहीं है जो आप मतलब प्राइस बॉन्ड वाला नहीं है। ये प्राइस बॉन्ड तो ये है कि वो तो लॉटरी है, ये वो नहीं है। ये वो बॉन्ड है कि जो कंपनी इशू करती है। वो किसने इशू किए हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने। एग्रीड है। अच्छा, फिर इसके भी एक और चीज़ है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ना पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड भी इशू करती है, PIB। क्या होते हैं वो, पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड। वो क्या करती है, गवर्नमेंट उधार लेती है आवाम से। तो अगर आपने गवर्नमेंट को उधार देना है तो आप किस में इन्वेस्ट करेंगे, PIB में। आप कौन हो जाएंगे, इन्वेस्टर। गवर्नमेंट कौन हो जाएगी, इशूअर। पर गवर्नमेंट ने आपसे क्या लिया, उधार, और आपने उसको क्या दिया, उधार। आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। वो आपको क्या देगा, इंटरेस्ट। आपका मकसद ही यही है। क्लियर है। तो दोनों में ये फर्क है। बैंक डायरेक्ट खुद क्यों नहीं दे रहा अपने पैसे, क्योंकि देखो बैंक के दो काम है ना, या तो बैंक खुद उधार दे दे, एग्रीड है, यानी आप उसको पैसे दे दो। बैंक का काम मतलब उधार लेना नहीं होता, उधार देना होता है। एक बच्चे ने यहाँ पे पूछा, आदिल ने ना, कि सर बैंक खुद क्यों नहीं ले रहा। अरे भाई मसला ये है कि बैंक ये कह रहा है कि भाई मैं सिर्फ इंटरमीडियरी का काम कर रहा हूँ। बैंक के मल्टीपल काम है, या तो बैंक खुद उधार दे दे, यानी वो कह क्या रहा है, जो इशूअर है ना वो मार्केट से पैसे ले रहा है, अब उसको 3 ट्रिलियन रुपीज चाहिए। कितने चाहिए, 3 ट्रिलियन। तो बैंक बोलेगा चलो खुद कुछ मैं खरीद लेता हूँ, कुछ मैं डाल देता हूँ। क्या 3 के 3 ट्रिलियन बैंक अकेला करेगा या बाकी लोगों को इकट्ठा करेगा। तो जो बाकी लोगों को इकट्ठा करेगा उस पर वो कमीशन लेगा। बात समझ आ रही है। उनका सवाल वैलिड है कि भाई वो जो बंदा बैंक के पास आ रहा है और बैंक को कह रहा है मुझे लोग अरेंज करके दो, तो हो सकता है ना वो इतनी बड़ी अमाउंट हो कि एक बैंक के बस की बात ना हो, उसके बाद नहीं होंगे इतने पैसे। तो वो क्या करेगा, एक जॉइंट अरेंजमेंट बनाएगा, बाकी लोगों को मार्केट से लेके आएगा और पैसे इकट्ठा करके किसको देगा, बैंक को। नहीं, इशूअर को, इशूअर को देगा और इशूअर के पास पैसे आ जाएंगे। अच्छा, अब इशूअर बोलेगा भाई मैंने ये सिक्योरिटीज इशू की हुई हैं, ये सारे लोग मेरे क्या हैं, इन्वेस्टर हैं। अच्छा, अब इशूअर सूद किसको देगा, एक को, सबको, सबको। पहले तो बेसिक फिनोमेना हमने क्लियर किया, जो हमने बेसिक आइडिया है। अब बता दो ऑनलाइन में, बेसिक फिनोमेना क्लियर है, जल्दी से जानी जी। अगर बैंक अपने केस में खुद इन्वेस्ट कर रहा है तो वो खुद भी इन्वेस्टर बन जाएगा।
हाँ नहीं उसको वो तो डायरेक्ट है, वो तो डायरेक्ट है, सही ना, क्योंकि उस पर तो भी कुछ भी नहीं हुआ ना, वो तो डायरेक्ट है। बाकियों को जो अरेंज करा के दे रहा है उसके लिए क्या बन जाएगा, वो खुद मीडियम बन जाएगा। चलें एनीवेज, लिक्विड लिक्विड कभी भी बेच सकता हूँ ना, सारे लिक्विड है। अभी आगे सिखाएंगे ना कि मार्केट चलती ही कैसे है, तभी तो मैंने कहा इंटरेस्टिंग क्लास तो आज है, जो मार्केट में चल रहा होता है, पैसे की फाइनेंसिंग की अरेंजमेंट कैसे होती है। फॉर एग्जांपल एक कंपनी के मैं शेयर्स खरीदना चाह रहा हूँ, वो शेयर इशू नहीं करना चाह रही, तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, तो क्या पैसे ऐसे ही आइडल रखूँ या डेट सिक्योरिटी में डाल दूँ? तो अब मैं कह रहा हूँ नहीं है, मेरे मतलब की कंपनी नहीं है, यानी ऐसी कंपनी है जिसके शेयर की प्राइस नीचे ही आती रहती है, मैं उसमें तो कभी पैसे नहीं डालूंगा, रिस्क है मेरा, तो मैं अल्टीमेटली भी किसकी तरफ मूव हो जाऊं, डेट सिक्योरिटीज की तरफ। तो पैसे डालने ना, अब पैसे कमाई के दो जरिए, या तो इक्विटी सिक्योरिटी या तो डेट सिक्योरिटी। अभी हम किस पे फोकस कर रहे हैं, डेट सिक्योरिटी पे। पहले बताओ बेसिक बात समझ आती है, क्लियर है ऑनलाइन वालों? आगे सुनते हैं। अब हुआ क्या, हम बात कर रहे हैं इशूअर की। इशूअर ने आपके सामने देखो कितने डिबेंचर इशू किए हैं, 1000 डिबेंचर इशू किए हैं, ये रहे, इसको हम हाईलाइट करते हैं। एक कितने का है, 100 रुपए का है। अच्छा अब हिसाब किताब करते हैं। हमने कहा अगर 1000 डिबेंचर हैं और एक डिबेंचर कितने का है, ये 1 लाख रुपए हो गए। इस 1 लाख रुपए को मैं कह रहा हूं ये इस डिबेंचर की फेस वैल्यू है, यानी एक डिबेंचर 100 रुपए का है, एक डिबेंचर। अच्छा यानी जिस कंपनी को पैसे चाहिए वो कह रही है कि मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, कितने चाहिए, और किसके एवज चाहिए, इक्विटी की मद में या डेट की मद में, डेट की मद में। उसने बोला कि भाई मैं 1000 डिबेंचर इशू कर रही हूं, कागज के पन्ने पे लिखा होगा 1000 डिबेंचर आकाश को इशू हुए, एक डिबेंचर कितने का है, 100 रुपए का, एग्रीड है। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, इस कॉर्पोरेशन को इशू हुए हैं जो कि इन्वेस्टर की है, कैरिंग अ रिटर्न ऑफ, अच्छा जो लिख के देगा ना कि कैरिंग अ रिटर्न ऑफ 15%, उसका मतलब क्या है, रिटर्न प्रोवाइडेड बाय इशूअर। इशूअर कौन है, वो बंदा जिसको पैसे चाहिए, वो बंदा जिसको पैसे, अच्छा अब लमसम बात करते हैं, एक बंदा जिसको पैसे चाहिए वो शेयर इशू कर रहा है या डेट सिक्योरिटी, उसका नाम क्या है, डिबेंचर। कितने डिबेंचर इशू कर रहा है, 1000, एक कितने का है, 100 रुपए का। यानी अगर मैं 1000 डिबेंचर लेने जा रहा हूं और 100 रुपए के हिसाब से लूंगा तो मुझे कितने देने पड़ेंगे, 1 लाख। अच्छा 1 लाख रुपए जो मैं सामने वाली कंपनी को दे रहा हूं, इशूअर को, वो उसके लिए लायबिलिटी है, मेरे लिए फाइनेंशियल एसेट है। राइट टू रिसीव कैश है, इक्विटी नहीं है। क्या मैंने उसको ये पैसे फ्री में दिए हैं या मुझे इस पर सूद मिलेगा? अच्छा वो सूद है 15% का, उसको हमने अंग्रेजी में क्या लिखा हुआ है, रिटर्न प्रोवाइडेड बाय इशूअर। वो रिटर्न जो इशूअर ने मुझे देने का वादा किया है, वो रिटर्न जो इशूअर ने मुझे देने का वादा किया है। पहले बताओ यहां तक क्लैरिटी है, पक्की बात है? ऑनलाइन वालों प्लीज यहां तक बताओ, क्योंकि एक एक स्टेप इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दिमाग में फिक्स करना है। जल्दी बताओ, क्लियर है? बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया। नहीं अभी हमने कितनी बातें क्लियर की, 2, एक डेट सिक्योरिटी है, दूसरा रिटर्न प्रोवाइडेड बाय इशूअर कितना है, 15%। अब आगे सुने, मैंने कहा ये 1 लाख रुपए मैंने जेब से निकाले और बैंक के मुंह पे मारे, मैंने कहा जा उसको दे दे। किसको दे दे? क्योंकि इंटरमीडिएट है ना, हाँ या नहीं? अच्छा बैंक ने कहा भाई आपने ये पैसे मेरे मुंह पे तो मारे हैं, मेरा कमीशन कहाँ है, मेरा कमीशन कहाँ है? तो मैंने कहा अभी देते हैं आपको कमीशन, कोई मसले वाली बात नहीं है। कितना कमीशन है आपका? उसने बोला 1.5%। तो मैंने कहा चलिए भाई ज़रा हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। हमने कहा अगर हम यहाँ पे ट्रांजैक्शन कॉस्ट को ऐड करें तो आप कह रहे हैं सर 1.5% ऑफ 1 लाख कितना आता है? 1500। तो आप कह रहे हैं कि भाई ये हो गया 101,500, ऐसा ही कुछ है? अच्छा यार अब ये बात नहीं समझ आई, तुम लोग सोच के बताना मुझे, ये बात नहीं समझ आई सर कि मैंने इशूअर को कितने देना है, तो ज़्यादा क्यों दे रहा हूँ?
यानी ट्रांजैक्शन कॉस्ट किसकी है? बैंक की। अच्छा देखो यहाँ पे एक सवाल आया, बैंक नहीं ब्रोकरेज हाउस है सर। नहीं 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 नहीं, नहीं। अब ब्रोकरेज हाउस की कहानी खत्म। अब ये सौदा कौन करवा रहा है? बैंक। ब्रोकरेज हाउस तो आपकी हेल्प करता है शेयर्स को खरीदने और बेचने में। तो क्या ब्रोकर सिर्फ ब्रोकरेज हाउस हो सकता है या इंटरमीडियरी बैंक भी हो सकता है? वो आपको पूरी अरेंजमेंट बना के देगा, क्योंकि भाई वो बंदा लेके आ रहा है ना पार्टी, तो कमीशन नहीं लेगा, वो लेगा। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि आपका हमेशा कमीशन ब्रोकर को जाएगा। ब्रोकर इस केस में बैंक है, क्योंकि अरेंजमेंट कौन करके दे रहा है? बैंक। तो आप तो इनडिफरेंट है ना कि मैं किस ब्रोकर को पैसे दे रहा हूं, एज सून एज मतलब एज पॉसिबल एज कि वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है। तो चाहे मैं इस पार्टी को दूं या उस पार्टी को दूं, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कहलाएगी। चलें अब हम यहां पे इसको थोड़ा सा और खोलते हैं। मुझे लगता है कि ये वाले जो पैसे हैं ये इशूअर को जाएंगे, ये वाले पैसे ब्रोकर को जाएंगे। ऐसा ही है। मेरी जेब से कितने जाएंगे? हमें इस पे तो कोई पंचायत नहीं है ना। मेरी जेब से कितने जाएंगे? 10,1500। हम इन्वेस्टर हैं। हम कौन है? तभी देखो कहानी तो यहीं से शुरू की है पूरी। पहले कहानी सुनाई पाकिस्तान में क्या होता है, बैंक्स क्या करते हैं, ये वो, यही तो इसलिए सुनाई। हम कौन है? इन्वेस्टर। किसको पैसे दे रहे हैं? इशूअर को। कितने पैसे चाहिए उसको? 1 लाख। तो मैं ज्यादा क्यों दे रहा हूं? बैंक की। अच्छा अब होगा क्या? मैं पैसे दूंगा बैंक को, एग्रीड, क्योंकि सौदा कौन करवा रहा है? बैंक। मैं बैंक को पैसे दूंगा, बैंक अपना कमीशन जेब में रखेगा, बाकी आगे टिका देगा। अच्छा सामने वाली की जेब में अल्लाह की कसम कितने जाएंगे? उसका तो कोई मसला ही नहीं है। सामने वाला जो इशूअर है उसको तो टेंशन ही नहीं है, वो बोलेगा आपस में खेलते तो मेरी जेब में कितने आएंगे? 1 लाख। उसके पास तो उसको चाहिए भी कितने थे? 1 लाख। उसने कितने डिबेंचर इशू किए? 1000। एक कितने का है? 100 रुपए का। मेरी जेब से कितने जा रहे हैं? 1,01,500। क्योंकि जो 1500 उसके अंदर अमाउंट है वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है। मेरी जेब से तो जा रहा है ना। आई हैव टू अकाउंट इट फॉर इन माई बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्लियर है? ऑनलाइन लोग प्लीज बता दो, एक एक एंट्री पे काम करेंगे। यहां तक बात समझ आती है? बिल्कुल बेसिक रखा हुआ है मैंने। अच्छा मैं आपसे पूछूं, रिटर्न प्रोवाइडेड बाय इशूअर कितना है? 15%। पक्की बात है? ओके। रिटर्न प्रोवाइडेड बाय इशूअर, जो उसने वादा किया है। आओ देखते हैं, कुछ एनालिसिस बनाते हैं। अच्छा पर मुझे एक और बात बताओ, एनालिसिस तो बनाते हैं, वो थोड़ा सा आगे चलते हैं। मुझे एक बात नहीं समझ आ रही है, आज मेरी जेब से 1,01,500 जा रहे हैं, मुझे जो वापस मिलेंगे वो 1 लाख मिलेंगे। इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि यही तो कॉम्प्लेक्सिटीज है IFRS 9। क्योंकि मैंने कहा मैं अप्लाई करवा रहा हूँ पूरे पाकिस्तान में, तो मुझे पता है। सुने, 1,01,500 मेरी जेब से जा रहे हैं, किसको जा रहे हैं? बैंक को। उसमें से बैंक अपने कितने काटेगा? आगे कितने टिकाएगा? आगे कितने टिकाएगा? वापस भी कितने मिलेंगे? 1 लाख। अब आगे रीड करो क्या लिखा हुआ है। एड पार वैल्यू कितनी थी? 100। पार वैल्यू कितनी थी? 100 को 1000 से मल्टीप्लाई करूं, इशू है पता है क्या कहेगा? भाई तू कमीशन कितना भी दे मेरा तो कुछ भी नहीं जाता। कमीशन कितना भी तो मेरा कुछ भी, तुमने मुझे कितने दिए हैं, मैं वापस कितने दूंगा, मैं सूद भी किस पे दूंगा? अच्छा बातों में एक चीज सीख ली, सूद आपके दिए गए पैसे पे नहीं देता, वो उसके पास जमा किए हुए पैसे पे देता है, फेस वैल्यू पे। यानी जो वो बंदा कह रहा है, कौन कह रहा है? इशूअर, कि मैं 15% का रिटर्न दूंगा, वो रिटर्न हमेशा किस पे मिलेगा? फेस वैल्यू पे। हमेशा किस पे मिलेगा? पहले बताओ, बेसिक बात क्लियर है? अच्छा ऐसे तुमने FAR 1 में सीखा है, डिविडेंड किस पे देते हैं? फेस वैल्यू पे। तो ये भी रिटर्न किस पे देगा? फेस वैल्यू पे। यही तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है, यही तो समझ आया कि भाई उसकी जेब में जो जा रहा है वो उस पे देगा ना। तो उसकी जेब में कितने जा रहे हैं, वो रिटर्न भी किस पे देगा? 1 लाख रुपए पे। वो बोलेगा भाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट तुमने मुझे दी नहीं है, वो तो थर्ड पार्टी की है, वो ले गया, मेरा तुमसे ताल्लुक कितने तक का है? 1 लाख रुपए तक का। तो पहले बताओ ऑनलाइन वाले बच्चों, यहां तक बात समझ आती है? यानी ये जो 15% है रिटर्न प्रोवाइडेड बाय इशूअर, इसको आगे भी लिखते हैं, यहां पे लिखते हैं इसको, विल बी
अप्लाइड ऑन, हाँ भाई, फेस वैल्यू, ताकि गलती की गुंजाइश ना हो ना, हमें पता है कि कौन सी चीज़ किस पे अप्लाई होनी है। तो यही कॉन्सेप्ट बिल्डिंग एक एक करके उसको ऐड करेंगे, इश्यूअर को जितने पहुंचेंगे वो तो उसी पर इंटरेस्ट देगा। क्लियर, बिल्कुल ऐसा ही। चलें, ये भी बात समझ आ गई। यानी आज के बाद मैं तुमसे पूछूं, इस केस में रिटर्न प्रोवाइडेड बाय इश्यूअर कितना है? 15%। किस पे लगेगा? 1 लाख पे, और अंग्रेजी में फेस वैल्यू पे। यहां तक भी क्लियर है। आओ एक एनालिसिस बनाते हैं बिफोर वी गो फर्दर। हमने कहा है जी सर, यहां पे बनाते हैं एनालिसिस, और ये तुम लोगों ने पिक कर लिया ना, मतलब समझो बुनियाद क्लियर हो जाएगी आज IFRS 9 की, इवन डेट सिक्योरिटीज की। इधर सुनो, मैंने कहा मुझे लगता है ईयर 1 में जो मुझे रिटर्न मिलेगा वो पता है कितना होगा? 1 लाख का 15%, 15,000। इंटरेस्ट रेट ऑफ डिबेंचर इन्फ्लेशन रेट से ज़्यादा होना चाहिए तभी प्रॉफिटेबल बनेगा डिबेंचर। नहीं भाई, इधर 1 मिनट, क्या बातें कर रहा है यार, अभी 1 मिनट रुक जाओ। इधर ईयर 2 सब बताते हैं आपको, 1 लाख रुपए पे फिर 15%, फिर 15,000। और आप कह रहे हैं सर ईयर 3 में भी रिटर्न कितना? 1 लाख रुपए पे 15%, ये कितना आ गया जानी? 15,000 कुल मिला के। यानी मैं अगर आपसे पूछूं आपने 3 सालों में कितना कमाना है? 45,000। पर ये आपका जवाब जो है ना वो गलत है। अभी बताता हूं। माइनस करो, कितना आता है? 4,3,5। ये असल कमाई है, यही तो सिखानी है। सुने भाई, मुझे एक बात बताओ, सामने वाला आपको कह रहा है मैं 15 दूंगा, मैं 15 दूंगा, मैं 15 दूंगा, एग्रीड? और आपकी जेब से आज कितने गए? 101। अब देखो मैं कर क्या रहा हूं यहां पे, इसमें से ये जो ये वाला हिस्सा है, वापस नहीं मिलेगा। कितने मिलेंगे? अकाउंटिंग कैसे होगी मैंने उस पर बकवास की नहीं है, अभी करते हैं। अभी हम सिर्फ किस पे बात कर रहे हैं कि होगा क्या। यानी आज अगर मेरे पास पैसे पड़े हुए और मैं किसी कंपनी का CFO हूं, तो मैं बैठूंगा और मैं देखूंगा कि यार इस कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा 3 सालों के लिए, तो मेरी एक्चुअल कमाई कितनी होगी? कितनी होगी? 43। अच्छा, वाई यू आर नॉट सेइंग 45,000? तो बैंक के थ्रू तो देगा, पर बैंक देखो, बैंक अपना कमीशन काट लेगा, वो तो पैसे चलेगा उसके बाद। यानी कहने का मतलब ये है 1500 वापस नहीं मिलने। क्या मैंने इसकी अकाउंटिंग सिखाई है? नहीं। पहले फिनोमेना क्लियर कर लो कि ओवर द पीरियड मैं 15 कमाऊंगा, 15 कमाऊंगा, 15 कमाऊंगा और 1500 गवाऊंगा। अच्छा, क्या यूं कह सकते हैं वैसे 45,000 कमाने के लिए 1500 का खर्चा किया? 45,000 कमाने के लिए 1500 का खर्चा किया है, कितने सालों में? अच्छा, वैसे एक बात है, ये जो 1500 है, क्या मैंने डे 1 पे एक्सपेंस आउट किए हैं या कैपिटलाइज किए हैं? अच्छा, अब मैं तुम सबसे पूछता हूं, क्या ये 1500 का फायदा 1 साल का या 3 साल का है? तो ये अमोर्टाइज होंगे कितने सालों में? दैट इज द रीजन बिहाइंड IFRS 9। वो कह रहा है, अब एक साथ कनेक्ट करते हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट खरीदा कितने सालों के लिए, फायदा कितने साल देगा, तो ये एक्सपेंस आउट भी कितने सालों में होगा। यानी सर आप ये कहना चाह रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं 3 सालों में, अमोर्टाइज मतलब एक्सपेंस आउट, अमोर्टाइज मतलब एक्सपेंस आउट हो जाएगा कितने सालों में? 3 सालों में। पहले बताओ मानिए, बात समझ आती है आप सबको? बात समझ आती है? यानी कुल मिला के हिसाब किताब क्या है इस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का? आपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट खरीदा, जल्दी बताओ उसका नाम क्या है? डिबेंचर।
कितने पैसे दिए? 101500 1015 वापस कितने आएंगे? 1500 एक्सपेंस आउट हो जाएंगे डे 1 पे या ओवर द पीरियड? वेरी गुड, ओवर द पीरियड। अमोर्टाइज मतलब एक्सपेंस आउट हो जाएंगे ओवर द पीरियड। कैसे होंगे अभी देखते हैं। पर मैंने कहा ये जो पैसे गए ये वापस नहीं आने, तभी तो मैं एक्सपेंस आउट कर रहा हूं। जो वापस आने वो तो जेब में आएंगे ना, उसका इशू नहीं है, अभी अकाउंटिंग सीखते हैं। पर मैं ओवरऑल एनालिसिस पूछूं आपसे, इस डेट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करके आपकी इफेक्टिव कमाई कितनी है? अच्छा, इफेक्टिव कमाई का मतलब है एक्चुअल कमाई। इफेक्टिव कमाई का मतलब है एक्चुअल कमाई। पहले बताओ ऑनलाइन वालों, यहां तक साथ तो जल्दी से, मतलब दिस इज द ट्रिकी पार्ट, जल्दी बताओ। इफेक्टिव कमाई 45,000 से कम है, 45,000 से कम है। चलें अब इसको जरा परसेंटेज टर्म्स में बात करते हैं। कौन सी टर्म्स में? आगे सुनते हैं। अच्छा पहले बता दो, यहां तक तो कोई क्लैरिटी का कोई मसला नहीं है ना? अगर यहां तक कोई इशू है तो अभी भी पूछो, अभी भी बताऊंगा, फिर एक स्टेप आगे लेके जाऊंगा। ऑल क्लियर? पक्की बात है। 45 और 43,500 में फर्क समझ आता है? बेसिक बात की है मैंने, अकाउंटिंग पे भी आते हैं। क्लियर है? ऑनलाइन में तो जल्दी से माने, आप भी बता दो। क्लियर है? ईच एंड एवरीथिंग में एक एक चीज पूछ रहा हूं, मैं सब बताने को तैयार हूं, क्योंकि आगे मैं इसकी इंपेयरमेंट के मॉडल वगैरह सब बताऊंगा जो बैंक्स में अप्लाई होते हैं। इसलिए भी आपको जरा बहुत विजिलेंट होकर देखना है इसको। आगे सुने। चलें अब परसेंटेज टर्म्स में बात करते हैं। आप सब ने मुझसे ये कहा था देख के कि सामने वाला इशूअर रिटर्न कितना प्रोवाइड कर रहा है? 15%। मैं आपसे अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के एक बात पूछना चाहता हूँ। सामने वाला बंदा जो इशूअर है उसने आपको वादा किया है वो 15% का रिटर्न आपको देगा। अब मैं एक कहानी में ट्विस्ट लेके आता हूँ। अगर मैं पूरे 3 सालों में अल्लाह की कसम 45,000 कमाता ना, तो मेरा कमाई 15% होती वापस। अगर मैं पूरे 3 साल में कितने कमाता? 45,000 कमाता। 15 कितने? 45। तो मेरी कमाई, इफेक्टिव कमाई 15% होती, क्योंकि वो जो दे रहा है वो मुझे मिल रहा है, जो वो दे रहा है वो मुझे मिल रहा है। वो प्रोवाइड भी 15 कर रहा होता, मैं कमा भी 15 रहा होता। अब बात करते हैं आगे। मैं आपसे पूछूं ना, आपकी इफेक्टिव कमाई 45,000 नहीं है, 45,000 से कम है, तो आपकी इफेक्टिव कमाई की परसेंटेज मुझे लगता है अक्लमंद बंदे को लगना चाहिए 15% से कम है। इस बात पे मानते हो? अभी प्रूफ किया है, परसेंटेज दिखाता हूं, अभी प्रूफ किया, ये तुम्हारे सामने। अच्छा 15% कब कमाते? जब अमाउंट 45 होती। अभी कितना कमा रहे हो? तो आप खुद बोल रहे हैं ना कि आपकी इफेक्टिव कमाई 45 नहीं है, 45 से, तो 45 से कम है तो इफेक्टिव परसेंटेज भी 15 से कम होगी। वो इफेक्टिव परसेंटेज 14.5727 है। अच्छा ये भी बताते हैं कैसे? क्या है? 14 एग्जैक्ट 14.5। ये कैसे निकाला आपने? ये गलती कर दी ना, ऐसा ही तो नहीं है, यही तो नहीं। नहीं, इस पे लगती है एन्यूटी। यही तो गेम है, देखो यही तो सिखाना है। इस पे एन्यूटी लगती है। एन्यूटी का मतलब है कांस्टेंट पेमेंट्स। आपने सिंगल पेमेंट की है, आपने, इसमें ये नहीं होगा। नहीं देखो 43,500 को 3 से डिवाइड नहीं करना, दिस इज वेरी रॉन्ग। देखो इसमें लगती है एन्यूटी। नहीं, ऐसा थोड़ी ना होगा। देखो अब अगर मैं आपको मैथ्स, अब मैंने आपको कहा था ना इसमें मेरी मैथ्स बड़ी खतरनाक है, आपको मेरी मैथ्स का अंदाजा तब होगा जब मैं आपको लीजेस कराऊंगा, जब आपको कंसोलिडेशन कराऊंगा, तो आपको गेम समझ आएगी वहां पे गेम क्या होती है, क्योंकि मेरा एरिया है। सुनिए जरा समझें, अगर मैं S इज इक्वल्स टू P का फॉर्मूला लगाऊंगा ना, वो 1 टाइम कैश फ्लो है। वो क्या है? आई नीड टू टेक प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी। उसके लिए एन्यूटी टेबल लगते हैं। एन्यूटी, मैंने कहा आप इतनी टेंशन नहीं लें, ना एग्जामिनर आपसे निकलवाएगा। मैंने पता है यहाँ पे क्या किया, ये देखो मैंने छुपाया भी था, ये मैंने एक्सेल पे बनाया। मैंने एक्सेल पे एक मॉडल बनाया। मैंने बोला कि भाई आज अगर मैं इतने पैसे डाल रहा हूँ, इतने डाल रहा हूँ, हाँ या नहीं? ऐसा ही है। अच्छा तो अगर आज मैं इतने पैसे डाल रहा हूं और मैं ऑल टुगेदर ये कहूं कि यार मैं जो है
इतना 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 परसेंट कमाऊंगा कितने सालों में? 3 सालों में। यानी फॉर एग्जाम्पल आज मैं यूं कहूं कि आज मेरे जानी कितने पैसे फंसे हुए हैं? 1,01,500। ये कब मैंने पैसे डाले? ईयर 0 पे ये चले गए। मैंने कहा ईयर 1 पे मैं कमाऊंगा कितने? ईयर 2 पे मैं कमाऊंगा कितने? और ईयर 3 पे मुझे 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 1,15,000 मिलेंगे। तो मुझे बता दो मेरा IRR यानी इफेक्टिव रिटर्न कितना है? इफेक्टिव रिटर्न परसेंटेज वाइज। तो ये आपको ना निकालना है एग्जाम में, ना आपसे रिक्वायर्ड होगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, प्लीज सुनना। ये आपने ना निकालना है, आपसे रिक्वायर्ड होगा। वो आपको बता देगा कि मेरा इफेक्टिव रिटर्न असल में इतना है, मेरा इफेक्टिव रिटर्न असल में इतना है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं वापस से आप लोगों के लिए, सुनना इधर। मैंने सिंपल एक बात कही, मैंने ये बोला कि भाई मुझे एक बात बता दो, मैंने ऑल टुगेदर 3 सालों में कितने कमाने? 15 15 15। अच्छा वैसे आप ये देख रहे हो, मैंने यहां पे जो ये तीसरा साल है उसके अंदर वो देखो जो 1500 है ना वो उड़ा दिए हैं। तीसरे साल में क्या आ रहा है पता है? 1 लाख और प्लस ऐसा ही है, वो 1500 नहीं है। इसका मतलब है मैं अपने कंप्यूटर को ये कह रहा हूं, मैं आपको निकालना सिखा भी दूंगा यार, उसको कोई मसला नहीं है, सिर्फ फॉर द सेक ऑफ योर नॉलेज, सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं। मैंने कंप्यूटर को ये कहा कि भाई मुझे एक बात बता दे कि ऑल टुगेदर मैं अगर 1,01,500 डालूं और 15 15 15 कमा के अपने 1 लाख वापस ले आऊं तो मेरी असल कमाई क्या है? मेरी असल कमाई क्या है? पहले बताओ, ये बात समझ आती है? मैंने सिंपल ये काम किया, मेरी असल कमाई क्या है? मैंने ओवरऑल कॉन्सेप्ट आपके सामने रखा। मैंने कहा मेरी असल कमाई 15% से कम होनी चाहिए। अच्छा मैं 15% से कम क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इफेक्टिवली आप 45,000 नहीं कमा रहे, 45,000 से कम कमा रहे हैं। पहले बताओ यहां तक बात समझ आती है? सिंपल सिंपल। तो मैंने आपको 2 चीजें सिखाई। क्या ऐसा हो सकता है रिटर्न प्रोवाइडेड बाय इशूअर ज्यादा हो और मेरा एक्चुअल रिटर्न कम हो? ऐसा हो सकता है। किस वजह से होगा? ट्रांजैक्शन कॉस्ट की वजह से, क्योंकि वो आपका एडिशनल खर्चा है जो आप इस 15% को कमाने के लिए कर रहे हो। तो अगर मैं परसेंटेज वाइज पूछूं तो क्या आपने 15% कमाया या उससे कम कमाया है? उससे कम कमाया। अच्छा ये इस बात का सबूत है कि आपके सामने दिख भी रहा है कि आप 15% कब कमाते? जल्दी बताओ। अगर ट्रांजैक्शन कॉस्ट ना होती। सिंपल सिंपल क्या होता? जल्दी बताओ, सिंपल सिंपल क्या होता? पहले बताओ, बात समझ आती है? सिंपल देखो, मैं इजी रख रहा हूं उसको। मैं सिंपल ये कह रहा हूं कि भाई आपका, और सर इसका रीजन एक्सप्लेन करने के लिए कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट अमोर्टाइज क्यों कर रहे हैं, डेप्रिशिएट क्यों नहीं कर रहे? बेटा ये पीपी है या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है? तो जब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को कोई चीज एक्सपेंस आउट करनी होती है तो उसका नाम दिया गया है अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस। क्या दिया गया है? ये पीपी नहीं है जो डेप्रिशिएट करेंगे, ये भी ओवर द पीरियड ही होगा। कैसे होगा? जैसे पहले तो क्लियर कर लो, क्या मैंने अकाउंटिंग सिखाई है अभी, या पहले मैं बेसिक्स पे बात कर रहा हूं? क्या आपको समझ तो आया ना? मैं आगे जाके बोलता भाई इफेक्टिव रिटर्न इतना है, तुम बोलते पता नहीं क्या बोल रहा है। इफेक्टिव रिटर्न का मतलब होता है एक्चुअल रिटर्न। इफेक्टिव रिटर्न का मतलब क्या होता है? एक्चुअल रिटर्न। और रिटर्न प्रोवाइडेड बाय इशूअर का मतलब क्या होता है? रिटर्न प्रोवाइडेड वो जो सामने वाला बोल रहा है, सामने वाला कमिट कर रहा है। क्या कमिटेड रिटर्न में और एक्चुअल रिटर्न में फर्क हो सकता है? किस वजह से? ट्रांजैक्शन कॉस्ट की वजह से। अभी प्रूव किया, अभी प्रूव किया। तो चलो एनीवेज मैं तुम सबसे पूछता हूं, मुझे एक बात बताओ बड़ी लॉजिकली, इस केस के अंदर जो मैं तुम्हें अभी बता रहा हूं, इसके अंदर मेरी एक्चुअल कमाई 15% है या 15% से कम है? ड्यू टू ट्रांजैक्शन कॉस्ट। अच्छा अब मुझे बताओ ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट मेरे लिए एक्सपेंस कब आएगा? क्योंकि ये पैसे वापस, तो आज आप इसको डे 1 पे एक्सपेंस आउट क्यों नहीं कर रहे? इसके बेनिफिट कितने साल हैं? तो ये एक्सपेंस आउट भी कितने साल में होगी? 3 साल में होगी। तो पहले बता दो मेरे बच्चों और आप सब, क्या बेसिक बात समझ आती है? बेसिक फिनोमेना जल्दी बता दो ऑनलाइन वालों, जल्दी से। फायदा 3 साल है। चले ओके, अब मैं 3 सवाल पूछूंगा, 3 के जवाब दो, मैं आगे इसकी अकाउंटिंग सिखाता हूं। सही है। इशूअर अगर डिबेंचर इशू कर रहा है, ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। पर लायबिलिटी इक्विटी, लायबिलिटी है। अच्छा वो कह रहा है मैं 15% का रिटर्न दूंगा, इसका क्या मतलब है?
रिटर्न प्रोवाइडेड बाय इशूअर, फेस वैल्यू पे लगाएगा वो आगे। अच्छा, जो मैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे करूंगा बीइंग एन इन्वेस्टर, क्या वो एक्सपेंस आउट करूंगा या डे वन पे कैपिटलाइज करूंगा? डे वन पे। आज में ही जैसे चले जाएंगे, क्या वापस मिलेंगे? क्यों? बैंक के बाद चले गए, तो इसको मैं ओवर द पीरियड क्या करूंगा? एक्सपेंस आउट, अमोर्टाइज करूंगा, एक्सपेंस आउट करूंगा, जो कि मुझे वापस। तो मुझे यहां से समझ आया कि जो सामने वाला मुझे वादा कर रहा है देने को मेरी असल कमाई, वो उसमें कुछ अखराजात भी हैं, तो उसको अखराजात को अगर कर लूंगा तो मेरा एक्चुअल रिटर्न प्रोवाइडेड रिटर्न से कम है। मेरा एक्चुअल रिटर्न प्रोवाइडेड रिटर्न से कम होगा। पहले बताओ यहां तक बात समझ आती है? क्लैरिटी ऑनलाइन मतलब प्लीज बताओ, बात समझ आती है? बेसिक बात जल्दी सारे बच्चे ओके। अच्छा, आप इसी चीज को रखते हुए, खाली मुझे एक सेकंड देना, हम जरा यहाँ पे एक्सेल लगाएं, यहां पे नहीं आ रहा होगा, सिर्फ 1 मिनट दो। अच्छा, मुझे सिर्फ ये बता दो जानी कि हमारे पास हमने 1,01,500 इन्वेस्ट किए हैं, जल्दी बता दो कब ये इन्वेस्ट किए हैं? ईयर 0 पे। ईयर 1 में मुझे कितने मिलेंगे? 15,000। 1500 नहीं, 15,000। अच्छा, मुझे ईयर 2 पे कितने मिलेंगे? 15,000। और वापसी कितने मिलेंगे? 1,15,000। सर 1,15,000 कैसे होगा? 15,000 का सूद होगा और 1,00,000 रुपए वो जो मैंने किसको दिए थे? इशूअर को दिए थे। चलें जी सर, ये प्लीज आपने जो बोला क्वेश्चन करेंगे, वहां से क्वेश्चन करूंगा मतलब रिपीट करेंगे? मैं नहीं समझा बात, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला। अच्छा, ये आ गया 14 पॉइंट, कहां जा रहा है ये रहा, 14.3501। इसको जरा मैं काट के ना, 14.3501, वो फॉर्मूला मैंने देख लिया था, वो एरर था। 1 मिनट रुकिएगा बस। 14.3501। अब जरा इस पे आ जाते हैं जी। रेट अभी कुछ नहीं लगाया मैंने, पता है क्या बोला मैंने? कंप्यूटर में, एक्सेल में। हाँ नहीं, तो आप तो वो 2 रेंजेस वाला कर रहे होगे ना, एक्सेल एक्यूरेट बताता है। उसके लिए एक्सेल का मतलब इसमें आपकी कैलकुलेटर में फॉर्मूला भी मैं सिखा दूंगा, कोई भी मसले वाली बात नहीं। पर अगेन जिस डायरेक्शन में जाना ही नहीं है वो सीखे क्यों? यानी वो कभी भी आपको पूछेगा नहीं कि आप बताएं IRR क्या है। मैं आपकी नॉलेज के लिए आपको फिर भी सिखाऊंगा। पूरा एन्युटी का फॉर्मूला लगता है कैलकुलेटर पे, वो हम आगे जाके सीख लेंगे, मैं बता भी दूंगा। पर मैंने अभी सिंपल क्या बोला एक्सेल को? मैंने बोला आज मैं इतने पैसे डालूं, इतने वापस मिले, तो मैं इफेक्टिवली कितने कमाऊंगा? तो उसने मुझे क्या आंसर दिया? 14.3501। ये आपकी एक्चुअल कमाई है, ये आपकी। अच्छा, यानी हम ये कह रहे हैं अगेन। अच्छा, अरीज कह रही है ये कैसे आया? अरीज, मैंने कहा मैंने एक फाइनेंशियल मॉडल बनाया जिसमें मैंने कहा आज मैं कितने डाल रहा हूं? 1,01,500, जिसमें 1,500 इंक्रीमेंटल है। और मैंने कहा पहले साल में कितने मिलेंगे? 15। इसमें 1500 शामिल है? नहीं। दूसरे साल में कितने मिलेंगे? 15। तीसरे साल में भी कितने मिलेंगे? 15। पर टाइम खत्म हो जाएगा तो मेरे लगाए हुए पैसे भी मुझे वापस मिल जाएंगे। तो मैंने कहा अगर ये सूरत हाल हो तो मुझे बताओ मैंने इफेक्टिवली कितना कमाया? तो हमने कहा इफेक्टिवली हमने कितना कमाया? 14.3501। मैंने आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि ये 14.3501 की जो अमाउंट है ये कम क्यों है? ट्रांजैक्शन कॉस्ट की वजह से, क्योंकि आपका एक्चुअल रिटर्न अमाउंट वाइज भी कम है, परसेंटेज वाइज भी कम है। अमाउंट वाइज कितना है जल्दी बताओ? 43,500। परसेंटेज वाइज कितना है? 14.3501। मैंने तो पहले बेस ही ये क्लियर किए कि यार आप अगर सवाल में देखेंगे प्रैक्टिकल लाइफ में, सामने लिखा हुआ होगा एग्रीमेंट के अंदर, डिबेंचर सर्टिफिकेट के अंदर कि आई विल प्रोवाइड 15% रिटर्न। आप अकाउंटिंग कर रहे हो कि 14.3501 पैसा क्यों है? ट्रांजैक्शन कॉस्ट की वजह से, क्योंकि आपका एक्चुअल रिटर्न क्या है? कम है, और सामने वाले का प्रोवाइडेड रिटर्न क्या है? ज्यादा है। तो भाई सही है ना, वो तो ये कह रहा है मैं 15% दे रहा हूं, आपकी जितनी भी इंक्रीमेंटल कॉस्ट है उसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। पर आप अपनी अकाउंटिंग तो अपनी एक्चुअल रिटर्न के हिसाब से करेंगे ना, वही सीख रहे हैं। बात समझ आती है? जल्दी से आखिरी मेरे कंक्लूजन के लिए बता दो, मैं 15% कब कमाता?
ट्रांजैक्शन कॉस्ट ना होती, और मेरी जेब में कितने आ रहे होते? 45,000। अभी कितने आ रहे हैं? 43,500। पहले बताओ यहां तक बात समझ आती है? अगर 1500 का खर्चा ना हुआ तो वेरी गुड। चलें अब इसकी बेसिक अकाउंटिंग करते हैं, आ जाएं। हमने कहा सर सबसे पहले मैं आ गया डे 1 पे। आप मुझे बताएं डे 1 पे मैं करूंगा सर इन्वेस्टमेंट और कैश क्रेडिट। कितने से जानी? 101,500। अच्छा क्या मैंने इसके अंदर अभी ये 1500 कैपिटलाइज किए हुए? ये एक्सपेंस आउट करने ओवर द पीरियड। अभी देखो कैसे होते हैं ये। मैंने कहा सबसे पहले मैंने एक शेड्यूल बनाया। अच्छा मैंने ये कहा कि भाई मेरे पास यहां पे ओपनिंग के अंदर 1,01,500 पड़े में कौन से साल में? अगर ईयर 1 है और ईयर 1 का ओपनिंग है मतलब 0 पे खड़ा हूं, सही है। मैं यहां पे लिखा हूं इंटरेस्ट इनकम, मैं यहां पे लिख रहा हूं कैश, और मैं यहां पे लिख रहा हूं क्लोजिंग। अभी समझिएगा बात, 1 मिनट। मैंने कहा कि सर मेरा जल्दी से बताते हो इफेक्टिव रिटर्न कितना था? 14.3501। हमने कहा 14.3501%। आप जरा ये इस पे लगाते हैं, आंसर कितना आता है? 14,565। यही है। अच्छा जो तुम्हें कैश मिलेगा वो मिलेगा 15% ऑफ कितना? अच्छा बिफोर गोइंग टू द क्लोजिंग मैं एक एंट्री बनाऊंगा ताकि आपको समझ आए कि चल क्या रहा है। तो सुनना, मैंने ईयर 1 के एंड पे पहुंचा और एक एंट्री बनाई। कैश कितना मिला बच्चों जल्दी बताओ? आप अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बताओ, यही एग्री हुआ था कि सामने वाला मुझे कितने पैसे देगा? 15,000। अच्छा आप देखिएगा मैंने यहां पे इंटरेस्ट इनकम बुक की, सही है, और इंटरेस्ट इनकम 14,565 की बुक की। अच्छा मैं आपको दो चीजें बताता हूं, इसके अंदर एक मसला हुआ है और एक गेम हुई है इसके अंदर। क्या है वो? मुझे आइडियली इनकम कितने की बुक करनी चाहिए? 15 की। मैंने 15 से कम की है। पता है इसके अंदर दो चीजें हुई है, एक इनकम बुक हुई है और ट्रांजैक्शन कॉस्ट नेट हुई है। एक इनकम बुक हुई है। अच्छा वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट का इंपैक्ट मैंने जब IRR निकाला ना अपने फाइनेंशियल मॉडल से, उसमें वो एडजस्ट हो गया। वो आपको खुद बता देगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी के साथ पहले साल की इनकम कितनी बुक करनी है, पहले साल की इनकम कितनी बुक करनी है। अच्छा तो अब मुझे बताओ इन दोनों का जो डिफरेंस है, अभी आप देखें मैंने इन्वेस्टमेंट को कर दिया क्रेडिट, पहले बता दें इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है। मैं आपको मजे की बात बताऊं, ये जो 435 है ना ये अमोर्टाइजेशन है। आप अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बताओ, आपने 1500 इन्वेस्टमेंट में डाले थे, क्या उस इन्वेस्टमेंट में से 435 अमोर्टाइज हो गए? और इसका एक्सपेंस क्या है? वहां ऊपर नेट हो गया है IRR के अंदर। तो जो एक्चुअल रिटर्न है वो बताता ही है कि नेट इनकम कितनी बुक करनी है। जो दो चीजों का मिक्सचर होगा, 15,000 की इनकम और ट्रांजैक्शन कॉस्ट। मैं आपसे पूछूं इस साल आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितनी एक्सपेंस आउट हुई है? 435। अलग से नहीं दिख रही, क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक ही है। एक कॉन्ट्रैक्ट में जितनी इनकम बनती है उतनी रिकॉर्ड कर लो, बस अलग अलग दिखाने की कोई नीड नहीं है। वो यही कहता है कि भाई आपने अकाउंटिंग करनी है इफेक्टिव रेट से। इफेक्टिव रेट का मतलब क्या होता है? एक्चुअल कमाई। और एक्चुअल कमाई के अंदर आपके सारे एक्सपेंसेस क्या हुए हुए होंगे? नेट हुए हुए होंगे। यही हम कर रहे हैं। तो आप मुझे बताओ मैंने इनकम कौन से रेट से बुक की है? इफेक्टिव रेट से। पैसे कितने पे लेके आया हूं? एक्चुअल पे। दोनों का डिफरेंस अमोर्टाइजेशन। मैंने तभी तो कंप्यूटर पे ये लिखा था आज इतने पैसे डाल रहा हूं, 15 मिलेंगे, 15 मिलेंगे, 15 मिलेंगे और मेरे 1 लाख वापस मिल जाएंगे। तो उसने मुझे यही तो बताया कि भाई जब तुझे 15 मिलेंगे तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से
ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितनी 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 एक्सपेंस आउट होगी। अच्छा आपको कहना चाहिए सर ये स्ट्रेट लाइन पे क्यों नहीं कर रहे, 3 साल पे डिवाइड कर दें, क्योंकि 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 टाइम वैल्यू ऑफ मनी का फैक्टर है। ये पीपी नहीं है, फाइनेंशियल एसेट है। फाइनेंशियल एसेट के अंदर मॉनेटरी टर्म्स इन्वॉल्व हैं, तो मॉनेटरी टर्म्स में क्या बेनिफिट आपको इक्वल मिलेंगे, इन्फ्लेशनरी मिलेंगे, वो आईआरआर के अंदर ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाते हैं। पहले बताओ बात समझ आती है। तो हमने अगेन, मुझे एक बात बताओ, मैं ये तुमसे पूछूं पहले साल में आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितनी अमोर्टाइज हुई है। अच्छा वैसे आप इनकम कितनी बुक करते हैं, 15,000। आपने 15,000 से इनकम कम बुक की है, रीजन क्या है इसके पीछे, ट्रांजैक्शन कॉस्ट इनकम के अंदर ऑटोमेटिक नेट हो चुकी। यानी जब आपने इफेक्टिव रेट निकाला ना, तो इफेक्टिव रेट आपको यह बता रहा है कि भाई तू हर साल इतने की इनकम बुक कर इस रेट से, तो तुम्हें पता लगेगा कि असल इनकम क्या है। पहला साल है ये। चलो मुझे एक बात बताते हो, अगर मैं इस ओपनिंग में से, ओपनिंग इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट इनकम को ऐड करूं और वो 15,000 लेस करूं, तो क्लोजिंग कितना आता है प्लीज बताओ। इसमें ये ऐड करो, वो माइनस करो, 101। अच्छा ये 101,065 आप पता है कैसे भी निकाल सकते हो, इस 101,500 में से 435 माइनस कर दो, करके देखो। 101,500 में से 435 क्या करो, माइनस करो, देखो यही आता है। यानी आप ये कह रहे हैं कि 1,15,000 में से आपने 435 का एक्सपेंस कर दिया। मैं आखिरी बार आपसे पूछ रहा हूं एक्सपेंस कहां है, दिख तो नहीं रहा, इनकम में नेट हो गया, क्योंकि आप ये कह रहे हो मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का कॉन्ट्रैक्ट विच गिव राइज टू फाइनेंशियल एसेट फॉर वन पार्टी। तो वो जो वन पार्टी है वो इनकम अपनी एक्चुअल बुक करेगी ना, और वो एक्चुअल इनकम कितनी है, 15,000 है या 14565 है, और ये क्या प्रोवाइडेड रिटर्न पे बुक हो रही है, एक्चुअल रिटर्न पे। तो यानी सर हमें पहले कभी भी जिंदगी में कहीं इन्वेस्ट करना हो ना, तो हम पहले देख लेते हैं मैं असल में कितना कमाऊंगा। ऐसे नहीं देख के 15%, अच्छा नहीं, लाजमी नहीं है 15% मेरी कमाई हो, क्योंकि मैं जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट इनकर करूंगा उससे मेरी कमाई क्या हो जाएगी, तो मेरा इफेक्टिव रेट भी क्या हो जाएगा, और इफेक्टिव पैसे भी क्या हो जाएंगे। तो वो कह रहा भाई इफेक्टिवली फिर इफेक्टिव रेट से अकाउंटिंग करो, पैसे किस पे आएंगे, एक्चुअल पे, अकाउंटिंग किस पे होगी, इफेक्टिव पे, वही कर रहे हैं। अच्छा अगर हमने अकाउंटिंग आगे तक सही की, तो आपको नहीं लगता आखिर तक जाते 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 ये 1500 जीरो हो जाएगा, हाँ या नहीं। अगर ये है तो हम प्रूफ करेंगे इसको, आ जाओ जी। जब हम ईयर 0 पे इन्वेस्ट कर रहे होंगे तब तो हमारी बैलेंस शीट पे इन्वेस्टमेंट ऐसी आ रही होगी ना, 1,01,500। नहीं, हमारी बैलेंस शीट पे इन्वेस्टमेंट अब ये आ रही होगी, साल के आखिर में बनती है बैलेंस शीट, अमोर्टाइजेशन के बाद साल के आखिर में बनती है बैलेंस शीट, ना कि शुरू में। साल के आखिर में वो इन्वेस्टमेंट आ रही होगी। बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट अभी देखते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पीपी नहीं है, बिल्कुल ऐसा है। अच्छा भाई, अब मान्या ने शायद एक सवाल पूछा है, 1 मिनट रुकिएगा। अच्छा सर, ये समझ नहीं आया कि अभी भी अगर कि हमें रिटर्न 3 साल पे सेम मिल रहा है तो स्ट्रेट लाइन पे, तो उससे रिलेटेड जो 1500 का खर्चा है, नहीं मैंने ये कब कहा कि स्ट्रेट लाइन पे सेम मिल रहा है, अब तो सेम नहीं मिल रहा। क्या अब सेम मिल रहा है या पैसे सेम मिल रहे हैं? पैसे सेम मिल रहे हैं। आपने ऑल टुगेदर अपनी ट्रांजैक्शन कॉस्ट को स्ट्रेट लाइन पे अमोर्टाइज नहीं करना। आपने बोला कि भाई इसको यूं देख लो, इसको 2 तरीके से कर सकते थे, बाकी तो लंबा है, वो आपको स्टैंडर्ड भी मना करता है। आप फिर 2 शेड्यूल बनाओ। कितने शेड्यूल? अच्छा 2 शेड्यूल ऐसे बनाओ कि, वैसे बता रहा हूं तुम्हें, 2 शेड्यूल ऐसे बनाओ कि एक आप 15-15 हज़ार को अलग लेके चलो, और इस 1500 की डिस्काउंटिंग करके इसका अलग अलग एक्सपेंस बुक करो, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। आप बोलते हैं ना आज अगर मैंने पैसे दिए हैं तो कंपाउंडिंग के साथ कितना एक्सपेंस बुक होता, तो फिर कितने शेड्यूल बनाने पड़ जाएंगे। हम उस हैसल में जाते ही नहीं है ना। हम तो ये बोल रहे हैं कि कंप्यूटर को मुझे एक ही रेट बता दे जिसमें इनकम भी बुक हो जाए और एक्सपेंस भी बुक हो जाए। 2 शेड्यूल्स का मिक्सचर है ये, तो हमें करना ही नहीं, क्योंकि इफेक्टिवली प्रैक्टिकल लाइफ में भी स्टैंडर्ड खोलेगा, बोलेगा इफेक्टिव रेट से अकाउंटिंग करो। मैंने कहा इफेक्टिव रेट कैसे निकलता है? बोलता है कैश फ्लो प्लॉट करो और पूछो फाइनेंशियल मॉडल से कि मैं इफेक्टिवली कितना कमाऊंगा। तो आप देखो ना, जब मैंने यहां पे ये पूरा मॉडल बनाया तो मैंने क्या कहा, 1,01,500 डाल रहा हूं, 15 कमाऊंगा, कोई पैसे वापस नहीं मिल रहे जो 1500 लगाए थे। फिर मैंने कहा 15 कमाऊंगा, कोई पैसे वापस, फिर मैंने कहा फिर 15 कमाऊंगा, कोई पैसे वापस नहीं मिल रहे, और फिर मैंने कहा आखिर में 1 लाख वापस मिलेंगे। तो इफेक्टिवली वो जो 1500 पहले लगाए थे वो कहीं भी वापस होते हुए नजर नहीं आते। तो मैंने कहा भाई मुझे एक बात बता दे
कि अगर मैं बैंक के साथ ऐसा हिसाब किताब करता कि आज मैं पैसे डालूंगा वापस इतने मिलेंगे, तो एन्युटी के हिसाब से मुझे हर साल कितना रिटर्न बुक करना चाहिए, क्योंकि आपके कैश फ्लोस 1 साल के हैं 3 साल के हैं, तो 3 साल के कैश फ्लो का जो आपका इफेक्टिव रिटर्न है वो चेंज आ रहा है, क्योंकि वो आपको बता रहा है कांस्टेंट रिटर्न इतना है, तो मैं कांस्टेंट बुक करूंगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या आपका कैश फ्लो हर साल के आखिर में सेम है या चेंज हो रहा है? क्योंकि आपकी रीपेमेंट होगी, फिर वैल्यू चेंज होगी, फिर वैल्यू चेंज होगी, तो इसीलिए आप स्ट्रेट लाइन पे नहीं कर सकते। आपके हर साल की पेमेंट की वजह से आपका जो कैश फ्लो है वो क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। क्योंकि भाई मुझे एक बात बताओ, एक चीज जो 3 साल बाद मिलेगी उसकी आज वैल्यू कम होगी, हाँ या नहीं? 2 साल बाद मिलेगी उसकी वैल्यू थोड़ी ज्यादा होगी, 1 साल बाद मिलेगी उसकी वैल्यू थोड़ी, तो उसने उन सबको केटर करके एक रेट बता दिया है कि सालों को इस कैश फ्लो से ग्रो कराओ, एक इनकम बुक कर लो जिसमें 2 चीजें होंगी, एक आप इनकम बुक कर रहे होंगे, एक उसमें एक्सपेंस बुक हो रहा होगा। कौन से रेट से? इफेक्टिव रेट से। आए जी आगे। मैंने कहा सर ये तो हो गया पहला साल, मैं आता हूं दूसरे साल पे। मैंने कहा 101065 में फिर किससे इंटरेस्ट इनकम बुक करूं? अच्छा कितना आता है? 14 पैसे कितने मिलेंगे? अच्छा अब जरा मैं खाली ईयर 2 पे आ जाऊं, और ईयर 2 के ऊपर मैंने कैश डेबिट किया 15,000 रुपये का, इंटरेस्ट इनकम कितनी आ रही है? 14,503 और 490। अच्छा कोई आपसे पूछे दूसरे साल कितनी अमोर्टाइजेशन हुई है? 497 की। अच्छा 497 का मतलब है कि जो आपने 1500 कैपिटलाइज किए थे डे 1 के ऊपर, उसमें से 435 पिछले साल निकल गए, 497। मैं अगेन पूछता हूं स्ट्रेट लाइन पे या इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट के साथ? इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट के साथ, क्योंकि आपके कैश फ्लो की वैल्यू हर साल क्या हो रही है? चेंज हो रही है। दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड इफेक्टिव रिटर्न। अच्छा हमने कहा सर इस पे भी लिख देते हैं, ये भी हमारी क्या है भाई? अमोर्टाइजेशन। इसको यूं भी सोच सकते हो, बेसिकली हर साल मैं अपने 1500 में से कितनी वैल्यू लूज कर रहा हूं। देखो 15,000 तो लूज नहीं कर रहा ना, लूज क्या किए हैं? 1500। तो मैं ये कह रहा हूं हर साल 1500 में से कितने जाया होते जा रहे हैं, और आखिर में जाके कितने मिलेंगे? सिर्फ 1 लाख, अलॉन्ग विद इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट, कंपाउंडिंग के साथ। चलें अब हमने कहा ये भी बात होगी, क्लोजिंग कितना आता है? 100,568। ओके हमने कहा हम आ गए ईयर 3 पे, 100,568। अच्छा मुझे ये लगता है कि अब आपका जो सिर्फ अमोर्टाइज होने के लिए रह गया है ना, वो कितना रह गया? जल्दी बताओ। आपको कैसे पता? क्योंकि 1 लाख वापसी मिलेगा। एग्रीड है? अच्छा अब सिर्फ एक तिगरम लगा लेते हैं यहाँ पे, आपको आखिर में कितने मिलेंगे? 1 लाख। ऐसा है? अब S इज टू पी वाला फॉर्मूला लगाओ। अच्छा 1 लाख नहीं, 1,15,000 मिलेंगे, क्योंकि ये भी तो मिलेंगे ना। अब S इज टू पी वाला फॉर्मूला लगाओ, आपका आंसर देखो क्या आता है परसेंटेज वाइज। जल्दी लगाओ देखो क्या आता है। S इज टू पी, फ्यूचर वैल्यू कितनी रखोगे? 1,15,000। प्रेजेंट वैल्यू कितनी रखोगे? 10568। इफेक्टिव रिटर्न देखो कितना आता है। S इज टू पी लगा लो जानी। ये है भाई, ये रहा। S इज टू पी इंटू 1 + i की पावर n। फ्यूचर वैल्यू कितनी है? प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? 4.57। हाँ भाई रेट आपको नहीं पता, पावर कितनी रख दूं? बेटा 3 नहीं 1 पावर है। 14.14। आ रहा है? मैं ये अभी आप क्यों लगवा रहा हूं मैं तुमसे ये, क्योंकि साल ही कौन सा है? एक है। इससे शुरू में निकालता ना मैं ये वाली चीज, तो वो एन्युटी के जरिए आती, वो तुम्हारे आबा अजदाद को भी नहीं आएगी, क्योंकि तुमने कभी वो किया नहीं है।
मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा, वो तुम्हें सिखा भी दूंगा, पर अभी यू जस्ट नीड टू ट्रस्ट द प्रोसेस के इफेक्टिव रिटर्न निकालने का तरीका है पूरा फाइनेंशियल मॉडल, कि जिसमें मैं बोलूंगा पैसे आज डालूंगा, इतने मिलेंगे, इतने मिलेंगे, इतने मिलेंगे, वापस इतने मिलेंगे, तो इफेक्टिव रिटर्न बता दो। तो इफेक्टिव रिटर्न मैंने यही वाला कौन सी तारीख पे निकाल के दिया था? अभी कब निकाल रहा हूं? क्योंकि अब जो तुम फॉर्मूला लगा रहे हो दिस इज मेकिंग सेंस, क्योंकि साल कितना बचा है? एक बचा है। बात समझ आती है? ये क्यों? क्योंकि कैश फ्लो एक है। अब पहले कितने सालों के कैश फ्लो थे? 3। तो 3 सालों के कैश फ्लो के लिए मैं नॉर्मल फॉर्मूला नहीं यूज कर सकता, मुझे एनयूडी लगानी पड़ेगी। तो एनयूडी टेबल से रेट निकलता है वो। आई डोंट नो तुम लोगों ने किया नहीं किया उसमें। अच्छा, एमएफए में ना वो फिर रेंज निकलती है कि मैं करीब करीब रेट एक लूं, हायर रेट ले लूं, लोअर रेट ले लूं, फिर करीब करीब निकलता है, वो भी यहां तक पहुंचेगा। पर अगेन हमारे एग्जाम में वो स्पेसिफिकली लिखता है कि आई विल नॉट टेल यू टू कैलकुलेट आईआरआर। मैं आपको बता दूंगा, पर आपको आईआरआर का मतलब पता होना चाहिए। आईआरआर का मतलब क्या है? एक्चुअल रिटर्न, इफेक्टिव रिटर्न, जिससे मुझे असल कमाई होगी। अभी देखो ना, इसने जो रेट बताया, आप अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बताओ सर ये प्रेजेंट वैल्यू क्यों ली है? मतलब ऐसे ही मेरा दिल कर रहा था, मैंने इनको बोला कि भाई ले लेते हैं। भाई मैंने इनको बताया कि आप ये आज पैसे डालें और आपको आखिर में इतने मिलेंगे, तो आप कितना कमा रहे हैं? तो आपने परसेंटेज कितनी निकाल के बताई? 14.3501। और मैंने डे 1 से ये निकाली हुई है, मैंने डे 1 से ये निकाली हुई है। अच्छा पता है ये क्या बता रहा है? आप अभी भी 15% नहीं कमा रहे, क्योंकि इसमें से 568 आप गवा रहे हैं। और मैं मजे की बात बताऊं, आप 568 को हटा के प्रेजेंट वैल्यू 1 लाख रखें, आपका रेट देखो कितना आता है। ऐसे ही करके देख लो, करके देख लो तसल्ली के लिए। 1 लाख रखो प्रेजेंट वैल्यू, 1 लाख रखो प्रेजेंट वैल्यू, और फिर निकालो कितना आता है। तो यही तो मैं सिखा रहा हूं कि जो चीज एक्सपेंस आउट हो जानी है वो कभी भी वापस नहीं आनी। तो उसकी इनकम भी नहीं बुक कराएगा वो। तो वो इनकम क्या नेट बुक करा रहा है, ग्रॉस बुक करा रहा है? नेट। नेट इनकम कौन सी बुक करा रहा है? जिसके अंदर एक्सपेंस का इंपैक्ट ऑलरेडी शामिल है। यही तो मैंने प्रूव किया है। क्लियर है भाई? इससे ज्यादा आसान नहीं हो सकता। मतलब ये एंड तक आखिरी कैश फ्लो पे लाके बता दिया कि भाई ये हो रहा है। क्लियर है? माने आप क्लियर है, समझ आती है बात? एमएफए में इन्वेस्टमेंट अप्रोचल के अंदर यही कॉन्सेप्ट बिल्कुल बिल्कुल वही यही है, सेम है। तो वहां पे आपको बताया जाता है कि भाई आपका अगर प्रोजेक्ट आपको आईआरआर के इक्वल रिटर्न दे रहा तो आप उसमें इन्वेस्ट कर दें, क्योंकि आपके अखराजात पूरे कर रहा है। यहाँ पे उसका मतलब है एक्चुअल रिटर्न, कि मैं असल में कितना कमाऊंगा। दोनों में फर्क समझ आता है? क्लियर है? ओके चलें, अब मुझे बताते हैं कि मैं यहाँ पे ऑल टुगेदर इंटरेस्ट कितना बुक करूँ अब? 14,432। अच्छा ये 14,432 में मेरे को लगता है 568 का एक्सपेंस बुक हो गया है, हाँ या नहीं? अदरवाइज आई वुड हैव रिकॉर्डेड इंटरेस्ट इनकम ऑफ 15,000। चलें अब मुझे बताएं कि मेरे पास 15,000 आ गया, तो क्लोजिंग कितना बचता है? 1 लाख बचता है। चलें तो अब मुझे एक बात बताएं कि अब मैं इसकी एंट्री बनाऊंगा ईयर 3 में। कैश डेबिट 15,000, इंटरेस्ट इनकम कितनी आ गई? 14432, और इन्वेस्टमेंट आ गया 56। अच्छा वैसे ही इसको प्लस करो, 1500 बनता है। तो यही तो हमने सीखा कि यही तो एक्सपेंस आउट करना था। पर आप सबसे पूछता हूं, क्या ये एक्सपेंस आउट स्ट्रेट लाइन पे हुआ या आईआरआर के जरिए? वेरी गुड। इफेक्टिव रिटर्न कैलकुलेट ही ऐसे हुआ था कि वो इनकम नेट करके बुक कर रहा था। दैट्स व्हाट आई हैव प्रूव्ड इन द लास्ट सिनेरियो कि यही कर रहा है। क्लियर है भाई? ओके आगे सुने। अब अगर इसको सम कर लें तो मजा ही आ जाएगा जिंदगी में। प्लीज बताएं। 43 गलत, इतना तो मैं पक्का हूं। 43,500। 45,000 क्यों नहीं है? वेरी गुड। और इसको सम करेंगे 45,000, यानी आपको ये बताया जा रहा है भाईजान आपको पैसे तो 45,000 मिले हैं, बट आपने उसमें से कितने गवा दिए? तो इफेक्टिव इनकम कितनी? मैंने रिकॉर्ड भी कितनी की? क्या ये डे 1 पे पता था? और यही पता करके तो मैंने आगे अकाउंटिंग शुरू की थी। अब बता दो एक्चुअल में फर्क समझ आता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल रिटर्न एंड द प्रोवाइडेड रिटर्न? अच्छा आज के बाद मैं तुमसे पूछूं कि एक्चुअल रिटर्न कैन बी लोअर देन द प्रोवाइडेड रिटर्न?
पक्की बात है? वाई? एंड डू यू नीड टू बुक द ट्रांजेक्शन कॉस्ट सेपरेटली और एम्बेड इनटू आईआरआर? एम्बेड इनटू आईआरआर, एंड आईआरआर विल टेल यू कि नेट इनकम बुक करो जिसमें ट्रांजेक्शन कॉस्ट ऑटोमेटिकली एक्सपेंस आउट हो जाएगी। यहां तक क्लैरिटी है? ऑनलाइन वालों प्लीज बताओ, बात समझ आती है जल्दी से? हाँ, तो उसकी एक एंट्री बना लोगे, कैश डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, बस आखिर में पैसे वापस आ जाएंगे, फाइनेंशियल एसेट खत्म हो जाएगा जी। हमेशा गिवन होगा, हमेशा गिवन होगा। सही है, मैं तो सिर्फ कॉन्सेप्ट बताने के लिए जी। तो वो बता तो रहा हूँ कि मैं सिखाऊंगा, वो इस पे एक्सेल पे पहले करके बताऊंगा, फिर तुम्हें बोलूंगा कैलकुलेटर निकालो, और एनयूटी का ना तुम्हें इज इक्वल टू का पूरा फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। पहले रखोगे एक्स यानी आज की वैल्यू, इज इक्वल टू पे एनयूटी में सारा रेंटल डालोगे, और फिर उसको बोलोगे मुझे बता दो रेट क्या है, तो पूरा उस पर इक्वेशन बनेगी। अब तो मैथ्स का पेपर है ये, मैं सिखाऊंगा, मैं फिर कह रहा हूँ मैं सिखाऊंगा, थोड़ा सबर जी जानिए। इसकी हमारी कोई इनकम नहीं है, यस, यानी ये वो पैसे, देखो ये सुनना जानी इधर, ये बिल्कुल सही बोला इसने बोला ये हम जो 1500 रुपये गंवा रहे ना, ये वो हैं जो आज लगा तो लिए, इस पर कोई इनकम नहीं है, तो वो जो ओवर द पीरियड में इस पे लगा के कमा लेता, ये वो लॉस है जो ओवर द पीरियड कमाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि मेरे पैसे ये ज़ाया हो गए बट ओवर द पीरियड। बिल्कुल सही जवाब, यही इसका आंसर है। देखो अभी मैंने तुम्हें यही तो बताया कि आखिर साल में भी अगर तुम इफेक्टिव रेट निकालो ये वाला, तो देखो ना कितना बता रही है, 14.3501। दिस फॉर्मूला इज नॉट टेलिंग यू टू रिकॉग्नाइज इनकम ऑफ 15%, एक्चुअली दिस फॉर्मूला इज टेलिंग यू टू रिकॉग्नाइज इनकम बिलो 15%, बिकॉज उसके अंदर एक्सपेंस आउट हो रही है एक चीज जिसका नाम है ट्रांजैक्शन कॉस्ट। क्लियर है? पक्की बात है? अच्छा अब पहले बता दो, ये कॉपी तो करने देंगे बिल्कुल, पर एक चीज सीखनी है यहाँ पे, मैंने बातों बातों में एक चीज सिखाई है, वो चीज ये है समझने के लिए कि ये जो हमने अभी अकाउंटिंग की, इस अकाउंटिंग का नाम था अमोर्टाइज्ड कॉस्ट अकाउंटिंग। क्या नाम था? अच्छा यहाँ पे लिख भी देते हैं, हम यहाँ पे लिख भी देते हैं भाई कि ये है अमोर्टाइज्ड कॉस्ट अकाउंटिंग। अच्छा अब अमोर्टाइज्ड कॉस्ट अकाउंटिंग का मैं कर लेते हैं, अभी वैसी क्लास खत्म होने वाली है, एक मिनट रुक जा बस इधर। अच्छा भाई मैंने कहा अमोर्टाइज्ड कॉस्ट अकाउंटिंग का असल मतलब क्या है। आपने सबसे पहले, यार ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि ये मॉडल्स के नाम है पूरे, मैंने इतनी मेहनत इसलिए की कि पहले समझा दूं और फिर ये बताता हूं कि इसके जार्गन्स क्या होते हैं। सबसे पहले क्या ये बात कहना गलत होगी कि मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट को कॉस्ट पे कैपिटलाइज किया था? नहीं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये मैं कह रहा हूं ये है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इस चीज को आप पिक करेंगे और जब भी मैं जार्गन्स बोलूंगा तो उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में फ्री के मार्क्स होते हैं, आप जार्गन गलत पिक करेंगे आप गलत मार्क करके आ जाएंगे। मैं अगेन इतना एम्फेसाइज करता हूं, मुझे इश्क अलग है इससे। सुने मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आपने जो पहले दिन पे कैपिटलाइजेशन की है उसका नाम क्या है? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट वो चीज जो तुम्हारी जेब से जा रहे हैं पैसे। अच्छा फेस वैल्यू गई थी, ट्रांजैक्शन कॉस्ट गई थी, टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गई। एग्रीड? अब मैं कह रहा हूं कि यहां से यहां तक के सफर में, यानी हम कह रहे हैं कि भाई ऑल टुगेदर अगर मैं यहां से यहां तक देखूं मेरे बच्चों, यहां से यहां तक दोनों का डिफरेंस बता दो कितना है? 435। ऐसा ही है? क्या ये 435 इसमें से अमोर्टाइज हुआ है? तो जो बच गया है ना वो अमोर्टाइज्ड कॉस्ट है, अमोर्टाइज होने के बाद वाली कॉस्ट। मॉडल का नाम समझ आ रहा है? देखो जैसे फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई का मतलब समझाया था, ये भी समझो ना कि रखूंगा फेयर वैल्यू पे चेंजेस ओसीआई से। मैं अगर ये बोलूं कि भाई अमोर्टाइज कॉस्ट का मतलब क्या है, ऐसी कॉस्ट जो बच गई अमोर्टाइज होने के बाद। देखो वर्ड लिखा हुआ है अमोर्टाइज्ड कॉस्ट अकाउंटिंग। ये जो हमने आज किया है ये था ही है अमोर्टाइज्ड कॉस्ट अकाउंटिंग। तो पहले समझ लो कॉस्ट क्या होती है, वो जो डे 1 पे थी उसमें से कुछ अमोर्टाइज हुआ,
तो कुछ बच गया, तो जो बच गया वो क्या है? अमोर्टाइज कॉस्ट। और जो हमने की है वो उसकी अकाउंटिंग है। पहले बताओ बात समझ आ रही है? यानी आज के बाद मैं आपसे पूछूं द अमाउंट दैट इज अपीयरिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, अमोर्टाइज कॉस्ट है। एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, अमोर्टाइज। एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, तो एग्जामिनर आपको बोले ना पहले साल की अमोर्टाइज कॉस्ट निकाल के दो, तो अजीब से मुंह नहीं बनाना है। आपको पता होना चाहिए कॉस्ट में से अमोर्टाइजेशन क्या करो, माइनस करो, जो बच जाएगा वो क्या कहलाएगी? जैसे पीपी के अंदर डेप्रिसिएशन माइनस करते हो तो डेप्रिशिएटेड वैल्यू आ जाती है, कैरिंग अमाउंट आ जाती है, यहां पे उसको क्या नाम दिया गया है? अमोर्टाइज कॉस्ट। पहले बताओ अब क्लियर है? ये मॉडल सीखना था, ये भेजे में फिक्स करना था। बात समझ आती है? अब एक फिर 1500 का सवाल आ गया, अल्लाह की कसम। 1500 में से जो अमोर्टाइज होने के बाद जो बचा है उसे अमोर्टाइज कॉस्ट बोलना है या पहले क्लोजिंग बैलेंस को अमोर्टाइज कॉस्ट बोलना है? हम एक ही बात है, एक ही बात है। जो अमाउंट आपने ओपनिंग में रखी हुई है उसके अंदर कुछ अमोर्टाइज हुआ हुआ नहीं है। जो टोटल कॉस्ट में से कुछ अमोर्टाइज होके कुछ बच गया, उस कुछ बचे हुए को क्या नाम देना है? अमोर्टाइज कॉस्ट। जी नहीं, तो जो 1 लाख थे वो कहाँ गए? यानी आप यूं करें, आप यूं करें, 1 लाख तो सेम है, 1 लाख शुरू में भी सेम है, 1500 में से तुम 435 माइनस कर दो, जो आंसर आएगा 1 लाख में ऐड कर दो, यहीं आ जाओगे। एग्रीड है? तो इतनी लंबी करनी क्यों है? जो ओपनिंग कॉस्ट है 435 माइनस करो, वहां पहुंच जाओगे। क्लियर है? सिर्फ ये सिखाना था अमोर्टाइज कॉस्ट का मतलब क्या होता है, IRR क्या होता है, और रिटर्न प्रोवाइडेड बाय इशूअर क्या होता है, और ये प्रूफ भी किया मैंने। एग्रीड है? चलें चलें, बेहतरीन है भाई। पहले बता दो, यहां तक बात क्लियर है? पक्की बात है? अच्छा, मैं अभी तो टाइम है यार, आधा घंटा है, क्या हो गया? जी भाई 11:15 तक है क्लास। तू आया भंगी 20 मिनट बाद है। शायद वैसे तो भाई जल्दी निकलना चाहिए ना क्लास के लिए। अच्छा अब 1 मिनट रुकिएगा। मेरा मतलब है कि 1065 इज अमोर्टाइज कॉस्ट और 101065, भाई 101065 इज योर अमोर्टाइज कॉस्ट, नॉट 1065, क्योंकि कॉस्ट तो वो भी है ना जो 1 लाख रुपए आपने लगाए हुए हैं। तो 1 लाख प्लस 1065 इज योर अमोर्टाइज कॉस्ट। वाह भाई, मतलब वाकई। इधर चलो, अच्छा पहले ये कॉपी कर लो, या एक सवाल कर लेते हैं, मेरी सजेशन है, सवाल कर लेते हैं। ये रहा, आ जाओ, दस्ती अप्लाई करके दो उसको, जल्दी जल्दी करोगे तुम। अच्छा वैसे ही इस सवाल को रीड करके बताओ, इस सवाल में रिटर्न प्रोवाइडेड बाय इशूअर कितना है? 15%। एंड मेरा एक्चुअल रिटर्न कितना है? कम क्यों है? ट्रांजैक्शन कॉस्ट होगी, है इसमें 50,000 की। जल्दी करके दिखाओ उसकी अकाउंटिंग, जल्दी से। जी जो बच गई अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, वो तो एक्सपेंस है, और वो हमने बुक नहीं की है, वो ऑटोमेटिक हो गई है इनकम में नेट। हमने सिर्फ इनकम बुक की है, हमने अमोर्टाइजेशन नहीं बुक की। सही है? अमोर्टाइज कॉस्ट होगी जो हर साल की क्लोजिंग आ रही है ना। हाँ, तो अमोर्टाइज कॉस्ट का मतलब क्या है कि जो अमोर्टाइज होने के बाद बच गई, दिस इज कॉल्ड अमोर्टाइज कॉस्ट। क्लियर है? यानी आपने कहा मेरी टोटल कॉस्ट थी 1,01,500, उसमें से कुछ अमोर्टाइज हो गया तो बच गई, उसको क्या कहेंगे? अमोर्टाइज कॉस्ट। पास्ट टेंस में आ रहा है ना, ईडी भी तो लगा हुआ है, अमोर्टाइज होने के बाद। सर थर्ड ईयर पे आके जो 1 लाख बच जाएगा वो तो अमोर्टाइज नहीं होगा ना, तो भाई वो तो मिलेगा ना वापस। अमोर्टाइजेशन तो कितने साल की है? तो 3 साल बाद जो बच गया उसमें कुछ अमोर्टाइज होने के लिए बाकी नहीं है, तो वो तो वापस आ जाएंगे पैसे। और वो तब भी अल्लाह की कसम जो 1 लाख बचेगा ना आखिर में, वो भी अमोर्टाइज कॉस्ट ही कहलाएगी, क्योंकि अमोर्टाइज होने के बाद आई है वो। एग्रीड है? अबे अंग्रेजी के पीछे पड़ गए हो तुम लोग यार,
ये तो शायद पता नहीं क्या मैंने अच्छा किया गलत किया कि आपको ये भी सिखा दें कि अमोर्टाइज कॉस्ट का मतलब क्या है। मैं बोलता भाई ये है बैलेंस शीट में ले जाना, आई थिंक वो सही रहता फिर। मानिए बात सही है यार, मेरी बहन, ये बताओ ना, अगर आखिर में 1 लाख रुपए बचे हैं तो वो 1500 को कटाने के बाद हैं, और 1500 जो सालों साल डिडक्ट होते हुए आए हुए हैं वही तो अमोर्टाइजेशन थी, जो बच गया वो अमोर्टाइज कॉस्ट है। मानिए बात क्लियर है, प्लीज बताओ। ओके हाँ भाई, इनिशियल कैपिटलाइजेशन किस पे किया आप लोगों ने? 5050, यानी 5 मिलियन और 50,000। ओके, जिसमें से 50,000 आपको आज ही पता है वापस नहीं मिलेंगे। 5.5 लाख, तो 5.5 लाख होंगे भाई, यानी 5,000 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 लाख ही बनता है, और 5 लाख में 50,000 प्लस कर दोगे तो 550, यानी टेक्निकली आपके 50,000 एक्सपेंस आउट जाएंगे, वो वापस नहीं मिलेंगे। तो इसका इम्पैक्ट आप क्या अलग से दिखाएंगे या IRR में फिक्स होगा? वो खुद उसको नेट करता रहेगा। IRR में हाँ, तो जो उस वक्त होगी वही लेगा ना, नजूमी तो नहीं है। तो भाई आज की अकाउंटिंग तो आज के हिसाब से होगी ना, तुम नजूमी हो, तुम्हें पता है अगले साल क्या इन्फ्लेशन होगी, तो जो आज है IRR उसी पे निकलेगा ना, बस इतनी सी बात है जानू। हाँ हाँ जी डन। अच्छा, शेड्यूल का अगर टोटल करो ना तो आपकी इनकम का चेक भी लग जाएगा वहाँ से कि आपने जो इनकम शुरू में असेस की थी वही आ रही है या नहीं आ रही है। शेड्यूल आपको बनाना पड़ जाता है कि एंट्रीज के लिए, अगर आप डायरेक्ट जा सकते हो तो कोई मसले वाली बात नहीं। हाँ, पर एक्यूरेसी के लिए आई थिंक
शेड्यूल सही है ताकि आपकी कैलकुलेशन प्रॉपर हो। फिर कुछ लोग ऐसे होंगे शेड्यूल बनाने के बाद भी भंड मारेंगे इसमें, कैलकुलेटर पे रेट गलत लग जाएगा, आगे वो टैली नहीं हो रहा होगा, तो ये भी मसले होते हैं। प्रेशर 550 10.9140% एंड रिटर्न प्रोवाइडेड कितना है भाई 15%। अच्छा पहले साल की इनकम कितनी आती है यानी 60027 और अगर मैं 5 लाख रुपए का 15% लूं 75,000 और क्लोजिंग 0। अच्छा वैसे अगर मैं यहीं पे कर लूं अगर, तो मुझे ये बताते हैं अमोर्टाइजेशन पहले साल की कितनी है। अच्छा ये जो 14973 है ये पहले साल की अमोर्टाइजेशन है आउट ऑफ 50,000। 14,973 की अमाउंट है जो कि इस साल अमोर्टाइज हुई है इनकम में नेट हो गया, ना कि अलग से एक्सपेंस बुक हो गया, वो हमने अभी भी प्रूव किया था। अच्छा आगे हमने कहा कि भाई इसके बाद हम आ गए 535,027, इस पे इनकम कितनी है 58,393, ये आ गया। क्लोजिंग 518,410, ये आ गया 420 और इस पे इनकम 56,580 और ये अगर मैंने 75,000 माइनस किया 5 लाख रुपए बचते हैं। अच्छा 5 लाख रुपए बचने का मतलब ये कि आपने सो फार अकाउंटिंग बिल्कुल सही की है। ये आ गया आपका ईयर 1, ये आ गया आपका ईयर 2 और ये आ गया आपका ईयर 3। एग्रीड है। और अगर मैं इस पे टोटल लगाऊं तो कितना आता है 170। अच्छा यूजुअली मुझे लगता है कि आप 225 कमाते हैं, जो उसने एग्री किया था आपको देने का वो कितना था 225, पर आपकी इफेक्टिव कमाई कितनी है 175। आपने टेक्निकली बुक भी वही की है जिसमें हर साल ट्रांजैक्शन कॉस्ट का एक एलिमेंट है जो कि ऑलरेडी उसमें नेट हुआ है। क्लैरिटी है? ऑनलाइन मतलब जल्दी बता दो, बात समझ आती है। और ये जो साल के आखिर में आ रही है ये क्या कहलाएगी अमोर्टाइज कॉस्ट, अमोर्टाइजेशन होने के बाद। क्लियर है? अच्छा ये तो मैंने आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर क्लियर कर दिया कि सही है यार, अगर हम ऑल टुगेदर अमोर्टाइज कॉस्ट पे अपनी इन्वेस्टमेंट को रखेगा इन्वेस्टर तो क्या होगा। इसके आगे मैं बताऊंगा ये प्रीमियम भी पे करेगा, इसको बाद में पैसे भी ज़्यादा मिलेंगे, तो वो अगली क्लास की कहानी है। और अभी भी इतना चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, अभी भी अमोर्टाइज कॉस्ट का पास पेपर आपसे यूँ हो जाएगा। ये इतना डिटेलिंग करा दी है कि पास पेपर देखोगे हो जाएगा अमोर्टाइज कॉस्ट का, नॉट बाकी मॉडल्स, वो भी सीखते हैं। तो कल की क्लास में हम करेंगे प्रीमियम क्या होता है, डिस्काउंट्स क्या होता है, एक इन्वेस्टर को एक इशूअर को आप पैसे दोगे जिसकी कंपनी थोड़ी सी बेकार है तो आप उसको सस्ते में खरीदोगे, आपको पैसे ज़्यादा मिलेंगे, तो उन सब की क्या अकाउंटिंग होती है ज़रा वो देखते हैं। क्लियर है? चलें मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़ जी।